तो हे गाइस, मैं कौशल एंड वेलकम बैक टू लेट्स सिंग अनदर वे। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा क्लास 9 थी आईसीएसई का हिस्ट्री का चैप्टर 5 व्हिच इज द संगम एज या संगम पीरियड। एज ही है आईसीएसई में, तो एज ही। हाँ, तो आज हम वो करेंगे किस बुक से? हम करेंगे मॉर्निंग स्टार से। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है भैया कौन सी बुक है। वैसे मैं बता देता हूँ हर बार, तो इस बार भी बता देता हूँ। दिस बुक कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। एंड फटाफट खत्म कर देना वीडियो को, उसके बाद तुम्हारा चैप्टर भी हो जाएगा। उसके बाद एक बार खुद रीडिंग ले लेना, बस हो गया। क्वेश्चन आंसर्स करो ना करो, ठीक है? एग्जाम से पहले 2-3 बार पढ़ लो, तुम्हारे चैप्टर हो जाते हैं। सो आई नो कि अब बहुत बिजी शेड्यूल है तुम्हारा, आईपीएल वगैरह भी आ रहा है साथ में, राइट? मतलब अभी तो टेस्ट आ रहे हैं, फिर उसके बाद आईपीएल आएगा, अभी ओलंपिक्स भी चल रहे हैं टोक्यो में। ओहो हो भाई, बहुत बिजी शेड्यूल है, फटाफट खत्म करते हैं। सो without any further delay, let's start the video. The Sangam Age is considered as a landmark in history of South India. So जो संगम एज है वो साउथ इंडिया की हिस्ट्री का ना बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? मतलब तुम अगर नॉर्मल पूरे इंडिया में देखोगे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम क्या सोच सकते हो, मतलब जिसने इंडिया को बहुत ज़्यादा तरीके से अफेक्ट किया। अच्छा बुरा वो नहीं पता, मतलब पहले तुम सोचोगे हड़प्पन वगैरह, चलो वो तो है। फिर उसके बाद गुप्तास डायनेस्टी, मतलब वो सब चीज़ें आएंगी, आर्यंस वगैरह के बाद, सॉरी। उसके बाद क्या होगा? मुगल्स एंड ब्रिटिश, उन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिया को अफेक्ट किया, फिर ऐसे होगा। पर अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, मतलब होल इंडिया में तो वो भी है, पर साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका इम्पैक्ट आया था? संगम एज का। अब संगम एज कोई ऐसा नहीं है कि जैसे गुप्ता पीरियड, उसमें सिर्फ एक राजा नहीं थे, 3 का वो संगम है। संगम का मतलब हिंदी में अगर तुम समझो सिंपल, संगम कोलैबोरेशन टाइप्स, मतलब मिलाप, ठीक है? तो ये द वर्ड संगम इज द तमिल फॉर्म ऑफ द संस्कृत संघा विच मीन्स एन असेंबली और एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब इकट्ठे आना, इकट्ठे आके कुछ बातचीत करना या कुछ वो सब करना। Thus, the Sangam age refers to the period when bulks of Tamil literature was composed by a body of Tamil scholars and poets in 3 successive literature gatherings called Sangam. अब 3 गैदरिंग्स हुई थी यहाँ पे, ठीक है? संगम एज की, संगम एज में तीन टाइम पे पोइट्स वगैरह साथ में आए थे और उन्होंने बहुत वास्ट लिटरेचर लिखा था, ठीक है? जो कि साउथ इंडिया की पूरी हिस्ट्री वगैरह बयान वगैरह कर सकता है, लेकिन वो सब अवेलेबल नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे अभी। Hence the Sangam means confluence refer to the gatherings of poets and bards. These took place between the 1st century BC and the 2nd century AD in the kingdom of Pandyas. These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies of poets which were held in Madurai. तो पांड्यास जो है, जैसे 3 आएंगे, चेरा चोला पांड्या, तो जो पांड्यास का किंगडम था वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता था इन पोइट्स वगैरह को, इसलिए वहाँ पे ही गैदरिंग्स होती थी, ठीक है? मतलब बाकी जो छोटे छोटे रूलर्स है वो भी करते थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। मैं अभी क्यों सारा मतलब स्टोरी बता रहा हूँ, तो आगे तुम पढ़ोगे। इट इज़ बिलीव्ड दैट द फर्स्ट संगम वॉज अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस बट ऑल ऑफ इट्स वर्क हैव पेरिश्ड। मतलब जो पहली संगम की जो मीटिंग थी ना, ये माना जाता है कि उसे भगवानों ने भी अटेंड किया था। तो पॉइंट्स वगैरह तो आए थे, उनको सुनने के लिए भगवान वगैरह भी आए थे, लेकिन उसका जो वर्क है वो भी अवेलेबल नहीं है, सब पेरिश हो गया। जैसे मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था कि क्यों हो गया, मतलब ज़रूरी नहीं कि सारा उसकी वजह से हुआ हो, बट वैसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं एंड वो सब चीज़ें। सो वो ये वाली वीडियो देख लेना, पता नहीं 3rd चैप्टर की है मे बी। सो द सेकेंड संगम अटेंडेड बाय सेवरल पॉइंट्स प्रोड्यूस अ लार्ज मास ऑफ लिटरेचर बट ओनली टोलकापियम बाय टोलकापियर द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द तमिल ग्रामर हैज सर्वाइव्ड। तो सिर्फ एक ही बुक बची है, इतनी लिखी गई थी फिर भी सिर्फ एक ही बची है, ठीक है? तो बहुत देर पुरानी बात है यार, 1 AD की, तो काफ़ी देर हो गई। मतलब तुम कह सकते हो कि 2020 साल हो चुके हैं उस चीज़ को एटलीस्ट, ठीक है? तो द थर्ड संगम अटेंडेड बाय मैनी पोइट्स प्रोड्यूस्ड अ वास्ट लिटरेचर ऑफ विच ओनली अ फ्रैक्शन हैज सर्वाइव्ड। इट इज़ द फ्रैक्शन विच कॉन्स्टिट्यूट द एक्सटेंट ऑफ द संगम लिटरेचर। अब तीसरी में से भी थोड़ी सी फ्रैक्शन ही बची है, पर वो थोड़ी सी फ्रैक्शन ही पूरे संगम एज को डिफाइन कर देती है, मतलब वही है उस असली जिससे हमें पता लगा, राइट? सो द 3 किंगडम्स ऑफ चेरास, पांड्यास एंड चोलास were always at war with one another. Their wars and heroic deeds form the themes of Sangam literature. According to these descriptions, the Cheras has finally assessed their supremacy over the other 2 kingdoms. तो इन सब जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई और संगम के जो लिटरेचर था उससे हमें इतना तो पता लग जाता है कि तीनों में से जीता कौन था? चेराज ने बाकी 2 पे क्या जीत हासिल कर ली थी। सोर्सेज, द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द संगम एज इंक्लूड द फॉलोइंग। पहला है तिरुकुरल। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क्स ऑफ द 18 माइनर वर्क्स। अब ऐसी चीज़ों को ना मैं भी प्रोनाउंस नहीं कर पाता, तो मैंने यार मतलब ये बहुत पहले का किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, तुम ना उसे छोटे छोटे वर्ड्स में डिवाइड कर दो और ऐसे हर एक चीज़ नहीं लिख के देखनी। तो जैसे मैंने किया, क्या करो, उसे अंडरलाइन कर लो। जैसे ये है
पटिनन, यहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया, फिर थोड़ा छोड़ के पटिनन किल कन्नक्कू, पटिनन किल कन्नक्कू, पटिनन किल कन्नक्कू, तो ऐसे 2-3 बोलो हो जाएगा, ठीक है। ऑफ द संगम लिटरेचर रिटन बाय तिरुवल्लुवर, तमिल पोइट एंड फिलोसोफर। तिरुकुरुकल इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड ऑफ टीचिंग ऑफ, अब जो ये तिरुकुरुकल है ना जिस पे लिखी हुई, ये सबसे पुराना वर्क है, मतलब 18 छोटे छोटे वर्क्स के में एक छोटा सा हिस्सा है, पर ये सबसे ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड ऑफ द टीचिंग्स ऑफ धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एंड कामसूत्र। तो ये तीनों चीज़ों का एक मिक्सचर है, तीनों की टीचिंग्स का एक मिक्सचर है। धर्मशास्त्र में क्या होता है, उसमें तुम्हें धर्म के बारे में बताया है, धर्मशास्त्र कि एक तो होता है धर्म को अपने मानना कैसे है, बचा के कैसे रखें, धर्म होता क्या। अब ये कोई एक लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। असली में धर्म है क्या, हर एक सिचुएशन में तुम्हारा धर्म क्या है। भगवत गीता में भी ऐसे ही काफ़ी कुछ बताया हुआ कि अर्जुन को वो बोलते हैं कृष्ण जी कि तुम अभी योद्धा हो, तुम्हारा धर्म है जो एक योद्धा का धर्म होता है, वो सब चीज़ें, ठीक है। मतलब कुछ अलग होगा इसमें, बट मैं तुम्हें बेसिक समझा रहा हूँ। दूसरा है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जिसमें मतलब लड़ाइयाँ वगैरह के, स्वॉर्ड वगैरह, फाइटिंग वगैरह, वो सब चीज़ें, ठीक है। तीसरा है कामसूत्र, कामसूत्र मतलब सेक्स एजुकेशन, तो वो सब चीज़ें तुम्हारी इसमें आती है। अब ये सब सुनने में आता है यार ये सब कैसे पढ़ाते होंगे, बट इट वाज मतलब जैसे मैंने तुमने कहा था, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन का सिस्टम है, उसे थोड़ा एनईपी ने चेंज किया, बट देखते हैं कब तक कितना प्रैक्टिकली चेंज हो पाता है। सो इट कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ ब्रीफ मेट्रिकल प्रोवर्ब्स ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड रिलीजन। इसके बाद आता है तुम्हारा अगला पेज। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ तमिल कॉपलेट्स ऑर्गेनाइज इनटू 133 सब्जेक्ट्स, 133। ईच चैप्टर हैज़ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब हर चैप्टर का ना एक सब्जेक्ट होता था, ठीक है, मतलब नॉर्मल जैसे अब भी होता है, तो वो कुछ भी हो सकता था। मतलब उन्होंने एकदम बेसिक से शुरू करके कि इतना सा, अगर तुम्हें इतना सा खेत दिया जाए या जगह दी जाए, उसमें तुम कैसे उगाओगे और अपना पेट पालोगे, ठीक है, उसमें तुम क्या चीज़ उगा सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे कैसे उगा सकते हो, वहाँ से लेके एक पूरे देश को पे राज कैसे किया जाता है, वहाँ तक की नॉलेज उनमें 133 चैप्टर्स में थी। इट प्रीचेस सिंप्लिसिटी एंड ट्रुथ थ्रू आउट इट वर्सेस। सो द 133 चैप्टर्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 sections: Aram, righteousness; Porul, wealth; and Inban and common pleasure. While Aram and Inbam discuss about ethical living in private, Porul deals in public affairs. So अगला है मेगालिथ्स। अब मेगालिथ्स are box-like structure erected with stone stabs resting on each other without any mortar. अब मोथल क्या होता है, अब मिक्सचर ऑफ सीमेंट, मतलब एक सीमेंट वगैरह का मिक्सचर बनाया जाता है ताकि आपकी जो ईंटें हैं जो आपने लगाई हुई हैं वो गिर ना जाए। तुमने अगर कोई घर वगैरह बनते देखा तो तुमने देखा होगा, ऑब्वियसली मैं कितनी बेसिक बात बता रहा हूँ, पर फिर भी ठीक है। तो ऐसे स्टोन से रखे गए हैं उसमें बिना कोई मॉडल के, मतलब वो फिर भी नहीं गिर रहे, ऐसा कुछ है। तो समटाइम्स देयर वर एन ओपनिंग कट इनटू वन ऑफ द स्लेट्स। अब किसी में ना जो कोई पत्थर की कोई एक साइड पे कट होता था, तो या तो यार ये ब्यूरियल साइट्स की तरह काम करते थे, राइट, कि जैसे किसी को दफनाने वगैरह वाली जगह में होते थे ये सब चीज़ें, या फिर कि जैसे हम बनाते हैं ना, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा वो बना वैसा काइंड ऑफ थिंग। इसमें मतलब ऑब्वियसली उनकी मूर्ति नहीं बनाई होती थी, बट उसमें उनका नाम वगैरह लिख के ऐसे उनको श्रद्धांजलि दी होती थी, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा सब था। While some megaliths can be seen on the surface, some other have been found underground. Stone circles and boundals have been placed probably on the signboards to find the burial site so that the people could return to the same place. उस पे साइंस वगैरह भी रखे गए हैं कि आपका ये वो सब चीज़ें, जैसे कि तुम अगर जाओगे ग्रेवयार्ड्स वगैरह में तो तुम्हें थोड़ा बहुत वही सब चीज़ें अगर तुम गूगल भी कर लोगे। Alright, they are also known as memorial stones. The megalith contain all the skeletons of the buried people, but also contain the grave including poetry. तो सिर्फ उनके मतलब skeletons नहीं होते बीच में, उन काफ़ी कुछ पाया गया। उनकी पोइट्री वगैरह जो होती थी, पोइट्री नहीं सॉरी पॉटरी वगैरह, मतलब जो घड़े वगैरह होते थे वो सब भी उनके साथ दफना दिए जाते थे। और कई बार तो ऐसे भी होता था कि एक बंदे का स्केलेटन ही उसमें काफ़ी स्केलेटन्स मिलते थे। काफ़ी स्केलेटन्स कैसे तुम कहोगे, उनकी पूरी फैमिली को उसमें दफनाया जाता था, मतलब एक साथ नहीं, जब जब जिसकी डेथ होती गई तो उसमें दफनाया जाता था। तो ये सब भी था उसमें, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स कंपेयर टू द। अब इससे हमें एक और चीज़ पता लगती है कि जो उसमें उनका सामान रख देते थे ना, उसमें एग्रीकल्चर के टूल्स कम थे और फिशिंग और हंटिंग के ज़्यादा थे, ठीक है। सो इट कैन बी कंक्लूडेड द मेगालिथ्स इनिशियली डिड नॉट प्रैक्टिस एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो ऑब्वियसली तुम सोचो ये सब साउथ में हो रहा है, साउथ में पानी है हर मतलब मोस्ट स्टेट्स में, तो जो तमिलनाडु हो गई, इधर होगी केरला, तो वो सब स्टेट्स में ऐसे पानी है, राइट। वही चीज़ पानी में है तो ऑब्वियसली फिशिंग ही करेंगे ना भाई। तो अब इन ग्रेव से हम यार उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में भी काफ़ी कुछ पता लगता है, जस्ट लाइक बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ट्रिडेंट्स इन द ग्रेव्स शो द फेथ इन लॉर्ड शिवा। तो उसके ऊपर कुछ अगर बनाते वगैरह थे तो उसमें लॉर्ड शिवा का भी कुछ मेंशन वगैरह था, तो उससे हमें पता लगा, ठीक है। रिनाउंड हिस्टोरियन चंपा का लक्ष्मी हैज़ आइडेंटिफाइड द संगम एज विद द लास्ट फेज ऑफ मेगालिथ कल्चर इन द तमिल हिस्ट्री। अब मेगालिथ कल्चर का ये आखिरी हिस्सा था
ठीक है। मेगालिथ कल्चर मतलब क्या कि भाई सब ग्रेव्स वगैरह ऐसे बनाने का, ये आखिरी कल्चर था साउथ इंडिया में, ऐसा अकॉर्डिंग टू अ हिस्टोरियन चंपाकलक्ष्मी कहना है, मतलब उनका कहना है, मुझे नहीं पता। She has substituted her viewpoint correlating to various settlements known from literature with Megadis of the site. This includes a subsistence base consisting of agriculture, cattle breeding and fishing. उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब खोज वगैरह किया, डिस्कवर किया और हमारे देश को आगे बढ़ाया, हिस्ट्री में बताया कि ये सब चीज़ें थी। सो तमिल किंगडम्स, द संगम poems mention the term Munivadar, which is a Tamil word meaning 3 chiefs and was usually for the heads of the ruling families, namely Chera, Chola and Pandya in the Tamil country during the Sangam age. In addition to these 3 kingdoms, there were local chieftains. अब मुनिवदर क्या है? मूवेंदर। अब मूवेंदर एक टर्म है जो कि संगम पॉइंट्स में काफ़ी मेंशन की गई है। वो एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब है 3 चीफ्स, एंड ये किस किस के लिए? चेरा, चोला एंड पांड्यास के लिए यूज़ की गई है, उनके राजाओं के लिए। ठीक है, एक ये नहीं है कि चेरा का एक ही राजा था, अरे बहुत राजा थे। सो आखिर तुम्हें पता लगेगा जब नाम याद करने पड़ेंगे ना, बहुत राजा थे। पहला आता है चेरा किंगडम्स। द टेरिटरी ऑफ द संगम चेरास मोस्टली कंप्राइजिंग द प्रेजेंट स्टेट ऑफ केरला। तो ये केरला वाली साइड पे थी। केरला मतलब जितना केरला है ऑलमोस्ट वही चेरा किंगडम होता था। द चेरा किंग्स ऑफ द संगम एज वर नोन बाय मैनी टाइटल्स एज वनावर, विलावर एंड मलैयर। There were 2 important lines of Chera kings. The first one started from Udaipur Cheralathan and the second from Irumpuri. The kings belongs to these 2 lines ruled the Chera kingdom. अब तुम पूछोगे लाइंस मतलब, तो लाइंस का मतलब इसमें मतलब एक रेफरेंस के टाइप पे दिया गया कि चेन, एक चेन, इनका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा, ऐसे लाइन। ठीक है, चेन। तो ये जो 2 राजा के नाम दिए, इनके ऐसे आगे 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 आगे, तो मोस्टली इनके ही होते थे। तो मैंने तुम्हें कहा था ये नहीं है कि थोड़ी देर तक ही चला है, 1-2 साल तक, नहीं भाई, बहुत सालों तक था। तो दैट्स वाई इट इज सेड के बहुत से राजा थे, तो उनकी चेन भी, मोस्ट जो राजा थे वो इसी चेन में से थे, ये 2 चेनों में से। देयर कैपिटल वॉज वंजी एंड देयर चीफ पोर्ट वॉज थोंडी। पोर्ट मतलब जहाँ पे शिप्स वगैरह आती है वो सब। देयर सिंबल ऑन द फ्लैग वॉज अ बो एंड एरो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो चेरास का फ्लैग है, चोलस का फ्लैग है एंड पांड्यास का फ्लैग है। तो चेरास का फ्लैग क्या था? बो एंड एरो। Charan Senguvatam was the most popular king of Sangam Cheras. The Sangam works Padipurattu and Ahananuru provide Ilangu Vadigal composed the Tamil epic. अब जो सेंगुवतन था ना, वो बहुत मतलब सबसे पॉपुलर राजा था किसका? चेरास किंगडम का। अब जो पादीपुरत्तु और जो अहानानुरू है ना, मतलब ये कोई वर्क्स हैं उनके, लिटरेचर वर्क्स, उन दोनों में इनके इस राजा के बारे में ये जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड उनका जो भाई था इलांगू वदिगल, उन्होंने एक एपिक कंपोज की थी, एक एपिक लिखी थी तमिल में। जैसे अगर हम हिंदू एपिक्स की बात करें तो उसमें क्या महाभारत एंड रामायण वगैरह आती है, तो वैसी साउथ की एपिक, तमिल एपिक, वो थी सिलापादिकरम। तो वो हमें क्या उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में बताती है, उनके भाई की मतलब, तो उस टाइम के मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में बताती है। अब सेंगुवतम लेड एन एक्सपेंडिशन अप टू द हिमालयस तक उन्होंने काफ़ी एक्सपेंडिशन किया था, मतलब अपनी कैरेक्टर को बढ़ाया। ही क्रॉस द रिवर गंगास एंड डिफीटेड हिज एनिमीज। ही रीच द हिमालयस एंड होस्टेड द चेरा फ्लैग्स। हिमालयस में पहुंच के चेरा का झंडा गाड़ दिया वहाँ पे। पतीनी कल्ट, दैट इज द वर्शिप ऑफ कनागी एज द आइडियल वाइफ वॉज स्टार्टेड बाय हिम। अब ये क्या चीज़ है कि पतीनी कल्ट क्या होता है? काइंड ऑफ रिलीजन बना देना। तो पतीनी कल्ट इन्होंने बनाया था, रिलीजन या बिलीफ तुम कह सकते हो, ठीक है। तो पतीनी कल्ट बनाया था जो कि एक वर्शिप है कन्नगी एक गॉडेस है उनके टाइम पे, जो कि एक आइडियल वाइफ के बारे में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो उनको बिल्कुल ऐसे आइडियल वाइफ बनाती थी, मतलब कि लॉयल रहना अपने पार्टनर से वगैरह सब, चैस्टिटी वगैरह सब, ठीक है। तो उन्होंने शुरू की थी वो चीज़, उन्होंने वो बिलीफ या फिर वो धर्म या कुछ तुम कह सकते हो, वो शुरू किया था। अब Padiruppattu and the other Sangam literature gave a long list of Chera kings. The most popular among them, ये याद कर लो, Charalatham, Perunchiral, Impurari and Kanakkal Irumpurari। तो ये 4-5 हैं, ये तुम याद कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं चोला किंगडम। द किंगडम ऑफ द संगम चोलास कंप्राइजेस द प्रेजेंट थंजावुर एंड तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट। अब ये है तमिल में, ठीक है, ये नीचे की ओर पड़ते हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट। चोला किंगडम मतलब तमिल में था, वो कहाँ पे था? केरला, या था तमिल में, केरला तमिल। So the Chola kingdom is referred to in the Sangam literature as Chonadu, Kaveri Nadu and Kaveri Sooth Nadu and Neer Nadu,
पुनलनादु। दीज नेम्स इंडिकेट द रिच वाटर सोर्सेज ऑफ द चोला किंगडम। अब इन सब नामों में कावेरी कावेरी आ रहा है, कावेरी रिवर थी इसलिए वो बोलते हैं। सो द कैपिटल ऑफ द संगम चोलास वॉज उरेयूर। देयर सेकेंड कैपिटल वॉज कावेरी पोम्पतिनम। इट वॉज ऑल्सो द चीफ पोर्ट ऑफ द संगम चोलास। ये तो सिंपल इंग्लिश से समझ आ रही होगी। Their symbol was tiger. The Sangam literature mentions number of Chola kings. They had surnames like Kili, Vallava, Minsani and Chola. अब इनके बहुत से किंग्स के बारे में नाम दिए हैं, पर उनकी जो कास्ट होती है सरनेम्स मोस्टली क्या है, किली है, वलावन है, सैनी है, चोलम। अब इनकी सरनेम्स ये हैं, काफ़ी हैं, नहीं तो उसमें क्या था, उसमें दो ही चेन्स ही चल रही थी, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर अमंग द संगम चोलास वॉज करिकलन। मोस्ट पॉपुलर among the Sangam Cholas were Karikalan. The Sangam literature gives useful information about Karikalan. Even in his young age, he proved to be extraordinary ability in the setting the disputes. मतलब उन्होंने बचपन में ही काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह ऐसे ही सुलझा दी थी, ठीक है, जो वहाँ पे गांव में होती थी। एंड वो लड़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे, ऐसे बात करके सुलझा भी दी, लड़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे। एंड ही डिफीटेड द चेरा एंड द पांड्या किंगडम्स एट वेनी। तो चेरा एंड पांड्या किंगडम्स को उन्होंने वेनी में हरा दिया था। इन अदर बैटल द कैरिकलन डिफीटेड अ कॉन्फेडरी 9 प्रिंसेस, मतलब 9 राजाओं का उन्होंने बनाया था, अलायंस बनाई थी एक काइंड ऑफ, उसे भी हरा दिया था। ये तो इटली टाइप लग रहा है ना, मतलब इटली इतने देशों को इकट्ठे हरा देता है। ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम बियॉन्ड कांचीपुरम। उन्होंने कांचीपुरम से भी आगे अपना किंगडम एक्सटेंड किया। कारिकलन हैड बिकम पॉपुलर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज इन द किंगडम। ही हैड इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज कॉमर्स। ही हैड बिल्ड द डैम। उन्होंने डैम बनाया था कलाकनई अक्रॉस द रिवर कावेरी। इट्स वाटर वर यूज्ड फॉर इरिगेशन। कारिकलन हैड फोर्टिफाइड द पोर्ट सिटी कावेरी पतिनम और पुहार बोलो यार, सिंपल है, and made its capital, which flourished as a great center for trade. Merchants from foreign countries visited Puhar. Karikalan was generous towards Tamil poets and patronized them. तो कारिकलन काफ़ी जनरस थे, जैसे मैंने कहा तमिल पॉइंट्स का, और उनको पैट्रोनाइज करते थे, उनको मतलब सम्मान वगैरह पूरा देते थे, ठीक है। उसके बाद आता है पांड्यन किंगडम। द एक्सटेंड ऑफ पांड्यन किंगडम ड्यूरिंग द संगम एज कंप्राइज द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मदुरई, Tirunelveli and Ramanathapuram. So the Pandyan kingdoms were known as Maran, Vadulai and Chezia. तो किंग्स को क्या बुलाते थे, मरन बुलाते थे या वलूधी बुलाते थे या छेजिया। मेरी तमिल मलयालम वगैरह बहुत क्या है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। मैं नॉर्थ से हूँ, नॉर्थ इंडिया से, तो मैं कुछ गलत बोलूँ तो मतलब माइंड मत करना, ठीक है। देयर कैपिटल वॉज मदुरई एंड द चीफ पोर्ट वॉज कॉर्कराई। देयर सिंबल वॉज फिश। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, पहले क्या था, बो एंड एरो, फिर उसके बाद आया क्या, चोलास का क्या आया, टाइगर, एंड इनका क्या है, पांड्यास का फिश। द पांड्यन किंग्स अर्नड नेम एंड फेम टू ए पैट्रोनेज टू तमिल संगम। इट कैन बी सेड दैट द कैपिटल मदुरई हैज़ रिमेन्ड द कैपिटल ऑफ तमिल। मतलब उनका जो कैपिटल था, जैसे मैंने कहा था, पांड्या जो किंगडम था, इन्होंने सबसे ज़्यादा पैट्रोनाइज किया था, इन्होंने सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा कहा था कि हाँ तुम और लिखो लिटरेचर को, पोइट्स को। तो जो सब गैदरिंग होती थी वो इन्हीं के मेन जो कैपिटल था वहाँ पे होती थी, राइट। सो द संगम लिटरेचर प्रोवाइड्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पांड्या किंग्स, सम ऑफ देम, तो ये तुम नाम पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकल चीफ्टेंस का। सो अपार्ट फ्रॉम 3 किंगडम्स, ये 3 किंगडम्स थे, अब छोटे छोटे चीफ्टेंस भी थे जो छोटे छोटे पार्ट्स में तमिलनाडु के रूल करते थे। दे वर नोन एज विलियर्स। द संगम लिटरेचर फर्निशेज अ लॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। द मोस्ट फेमस अमंग द विलियर्स वर कॉल्ड the 7 patrons or Kadayulu Vallalgal. They were Pari, Ori, Malayan, Elini, Pagan, A and Nalli. तो हो काफ़ी मुश्किल शब्द है यार, मुझसे नहीं हो रहा। तो ये क्या है कि लोकल चीफ्टन मतलब छोटे छोटे राज्यों पे राज करने वाले, मतलब छोटे छोटे जैसे एरिया तुम कह सकते हो, तो वहाँ पे ये राज करते थे। द लोकल चीफ्टन्स हैज़ एक्सटेंडेड पैट्रोनेज टू द तमिल पोइट्स। इन्होंने पोइट्स का बहुत मतलब सम्मान करते थे, ध्यान देते थे उनको, मतलब क्या कहते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए मतलब उनके लिए अच्छे थे काफ़ी। तो फिर जो पोइट्स थे वो भी इनके बारे में अच्छा लिखा उन्होंने, काफ़ी इनकी तारीफ़ की हुई है अपने वर्क्स में। तो इनकी और पांड्यास की ये सबसे ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। सो दे हैड एक्सटेंडेड देयर हेल्प टू। अब ये क्या थे, ये छोटे छोटे जो राज्य थे ना, ये काफ़ी हेल्प भी करते थे जो बड़े राज्यों की, उनकी लड़ाई छुड़ाने के लिए। सो VR played a role as a diplomat in the court of Adhyam another। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई है, तुम ये सब मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेना। तो ये क्या था कि सब ने एक दूसरे की मतलब हेल्प वगैरह की, ये छोटे किंगडम्स थे, तो ये ऐसे नहीं चाहते थे कि हम पूरा ऑक्यूपाई कर लें, ये बस चाहते थे कि हम यहाँ पे रहें, और जो कहीं पे लड़ाई हो रही है, क्योंकि अगर ये बड़े बड़े राज्यों की लड़ाई हुई तो छोटे तो खुद ही बीच में आ जाएंगे,
ठीक है, मतलब इतनी भी यहाँ पे बिल्कुल अगर बॉर्डर मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन होगी, तो इसलिए वो चाहते थे लड़ाई ना हो, इसलिए वो उन दोनों की आपस में बनवा के रखते थे. सो लाइक द चेरा चोला एंड पांड्या रूलर्स, द लोकल chieftain also played a significant role in the political, social and cultural domains during the Sangam age. All right, social. The Sangam literature gives a true picture of the society in the Sangam age. Social classes. The Sangam literature speaks of many tribes and also refers to the traditional caste. This means that the caste division and the tribal arrangement existed side by side. तो दोनों चीज़ें चलती थी, मतलब tribes भी होती थी and caste system भी चलता था. However, the distinction in Tamil Sangam society was primarily based upon the division between the high born and the low born. जो अमीर परिवार में, या अमीर तुम कह सकते हो अच्छे खानदान में पैदा हुए हैं, जो बुरे खानदान में पैदा हुए हैं, बस इसी तरीके से मोस्टली डिस्टिंक्ट किया जाता था. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग द ब्राह्मण्स एंड द पेट्रन्स फ्रॉम कॉमन मैन. Though the beginning of the caste system made out within the Brahma household, the largest society remained casteless. तो ऐसा नहीं था कि सबके ऐसे होता था, नहीं, मोस्ट सोसाइटी कास्टलेस ही रहती थी. जो ऊपर के हैं ना उसमें दिया जाता था कि ये सबसे ऊपर है, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, राइट. अब ये उसमें वैश्या शूद्रास वगैरह वाली चीज़ें नहीं, हाँ काइंड ऑफ वही चीज़ चलती थी बट नाम बदल दिए थे. मतलब ऑब्वियसली उनको थोड़ी पता था वहाँ पे ये सब है, तो यहाँ पे अलग नाम थे. द लार्जेस्ट सोसाइटी रिमेन कास्टलेस. ओके, सो द Tolapiyam has mentioned 4 castes, namely the Brahmins, kings, traders and farmers, ignoring most of the name of other people. मतलब इनके लिए 4 ही थे, ब्राह्मण थे, राजा हैं, और जो ट्रेड करते हैं दूसरे देशों के साथ वगैरह सब, और फार्मर्स है, बस 4. ठीक है. These references in the Tolkapiyam obviously show the influence of Sanskritic social ideal. अब जो ब्राह्मण है वो संगम एज में रिस्पेक्टेबल थे और एक ऐसे के मतलब ये सबसे नॉलेजेबल कम्युनिटी थी माना जाता था. दे परफॉर्म देयर कास्ट ड्यूटीज स्क्रप्चुअलिस्टी. इसका मतलब होता है कि मतलब काफ़ी ध्यान से करना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. ऑब्वियसली रिलीजियस वगैरह में तो मतलब सो दे सर्व द किंग ओकेशनली एज जुडिशियल ऑफिसर्स एंड ऑलवेज एज पीस. प्रीस्ट और एस्ट्रोलॉजर तो ये इनकी मतलब कोर्ट में बहुत ज़रूरत होती थी उस टाइम पे. तो दे वर अटैच्ड टू द लैंड एंड वर प्राउड ऑफ द कंट्री एंड देयर मदर टंग. तो ये अपनी ज़मीन वगैरह पे काफ़ी प्राउड महसूस करते थे. It seems that trade was common to both वैश्यस एंड वेलरास. वैश्यस और वेलरास दोनों ट्रेडिंग करते थे. ट्रेडिंग मतलब स्कैम वाली नहीं, स्टॉक्स वाली नहीं, स्कैम 1992 वाली नहीं. ट्रेडिंग मतलब लेन देन में भी दूसरी कंट्रीज के साथ. द वैश्यस वर असाइंड द ड्यूटीज ऑफ लर्निंग, परफॉर्मिंग सैक्रिफाइस, मेकिंग गिफ्ट्स, एग्रीकल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ काउज एंड ट्रेड. ठीक है. तो वेलराज के वर लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स. एरिस्टोक्रेट मतलब हाई क्लास वाले. सो हु कल्टिवेटेड द वेटलैंड्स ड्यूरिंग. वेटलैंड मतलब जो हमेशा मोस्टली गीले ही रहते हैं, मतलब सिंपल यही डेफिनेशन है, गूगल पे पता लगी मुझे. ड्यूरिंग द संगम एज दे हैड क्लोज एसोसिएशंस एंड हेल्ड हाई पोजीशंस ऑफ ऑफिस विद द 3 मेन डायनेस्टीज, चेरा, चोलस एंड पांड्यास. दे ऑल्सो कैरिड आउट ट्रेड, सो द 2 कम्युनिटीज वर नोन बाय द प्रोफेशन इन विच दे वर एंगेज. तो जो काम करते थे उससे ये गिने जाते थे. अब जो ऑर्डिनरी मैन थे जो उन खेतों में काम करते थे, उनका कोई लैंड नहीं है, कुछ नहीं है, उनको उज़हावर कहते थे. यहाँ पे स्लेव्स वगैरह बोलते थे शुद्रास, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, उज़ावर्स. एंड द लैंडलेस लेबर्स वर नोन एज कदैसियर एंड अदीमई. तो जो नॉर्मल काम करते थे रेगुलर उनको बोलते थे उज़ैवर, एंड जो लैंडलेस लेबरर्स थे जो घूमते रहते थे, भटकते रहते थे, उनको क्या बोलते थे, अदीमाई. So, the most relevant socio-economic aspect of the anthologies is the concept of Tinai, according to which land was divided. अब anthologies क्या होता है कि जिसमें पॉइंट्स वगैरह लिखी है, राइट, वो सब. The whole area consists of 5 Tinais और divisions, hilly backwoods. अब देखो कुरिंजी होता है, वहाँ पे पलाई होता है, मुलाई होता है, मरुतम होता है एंड नेतल होता है. अब ये सब ना, जैसे तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये सब का काम डिस्क्राइब करता था इन्हें. तो इनहेबिटेंट्स ऑफ द हिली एरियाज वर हंटर्स एंड गैदरर्स. जो सबसे सेंटर में, मैं यहाँ पे मैप भी दिखा दूंगा, जो सबसे सेंटर में है उन्हें क्या बोलते थे हम यहाँ पे, इनहेबिटेंट्स ऑफ द हिली एरियाज, मतलब कि कुरिंजी. तो कुरिंजी क्या करते थे, वो या तो हंट करते थे, एनिमल्स वगैरह को मार के खाते थे, या फिर गैदरर्स होते थे. जो दूसरे होते थे जो पार्च जोन में रहते थे, मतलब एक बिल्कुल सेंटर है साउथ इंडिया का, उसके बाहर की लेयर, एक बाहर की लेयर बस, उसे इनहेबिटेंट्स लिव्ड बाय प्लंडर एंड कैटल लिफ्टिंग. ये होता है क्राइम होते हैं, मतलब चोरी करना, डाका डालना, एंड किसी के कैटल, किसी के काउस वगैरह को उठा के ले जाना, फिर उसे काट देना, मतलब वो सब चीज़ें. ठीक है. तो इन पेस्टोरल ट्रैक्ट जो तीसरा वाला था, जो कि है मुलाई, अब वहाँ पे क्या होता था, इनहेबिटेंट्स सब्स्टिट्यूटेड ऑन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड. तो ये एग्रीकल्चर वगैरह करते थे और एनिमल हस्बेंड्री, मतलब एनिमल्स के लुक आफ्टर करना, तो उनसे दूध वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाना, वो सब चीज़ें. और जो उसके बाद होता था मरुतम क्या कहते थे, वेटलैंड्स.
को पे प्लॉट एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर ये भी करते थे। एंड फाइनली द लिटोरल लैंड वाज इनहेबिटेड बाय दोज हु डिपेंड ऑन फिशिंग। एंड अब जो ये सारी लेयर्स होगी, सबसे बाहर वाली लेयर जो बिल्कुल बॉर्डर से कनेक्टेड है, जो बिल्कुल सी से कनेक्टेड है, वो फिशिंग करेंगे। ऑब्वियसली उनके सी सबसे पास है तो वो फिशिंग करते थे, सॉल्ट एक्सट्रैक्शन वगैरह सब करते थे। सो besides the above mentioned social groups there are references to some full time craftsmen such as goldsmith, blacksmith and potters in the poem। तो इनके बारे में भी बताया गया है। फूड और ड्रेस की बात करते हैं। ग्रेन, मीट एंड फिश, जो कि ऑब्वियसली मतलब सिंपल सी बात है, वहाँ पे अभी भी यही सब है मोस्टली। फॉर्म द चीफ आर्टिकल्स ऑफ फूड विद वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ग्रेन वॉज हस्ड इन hollows मेड इन द ग्राउंड, कन्वर्टेड इनटू फ्लेक्स। अपन और द राइस केक सोक्ड इन मिल्क वॉज अ लग्जरी, मतलब ये मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, राइस केक, ठीक है। तो द कुक्ड फिश विद पाइपिंग हॉट करी वॉज इक्वली वैल्यूड। तो ये भी काफ़ी मतलब ऐसे ट्रीट की तरह माना जाता था कि यार आज तो कुछ स्पेशल है तो वो बनाते हैं। क्लोथिंग कंप्राइज 2 पीसेज ऑफ क्लोथ। वुमेन इन हाई सोसाइटी यूज कॉर्सेट्स। कॉर्सेट्स कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे ऐसा, मतलब मैं तुम्हें फोटो दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड हेयर पेस्ट। सो ऑर्नामेंट्स वर वॉर्न बाय बोथ सेक्सेस। द चिल्ड्रन वोर अ नेकलेस ऑफ टाइगर टीथ। जो शेरों के ऐसे टीथ होते थे वो बोले, याद है कुछ ऐसा? आई डोंट नो, पर ये कोई डॉगी ने ऐसे पहने होते थे कोई कार्टून में, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, बचपन की बात है। एनीवेज, अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट में क्या नेटफ्लिक्स तो नहीं था। द संगम एज पीपल मेड यूज ऑफ डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग द लीजर टाइम। म्यूजिक एंड डांस फील्ड अ गुड पार्ट ऑफ द स्पेयर टाइम ऑफ मेन एंड वुमेन इन द विलेज। कॉक फाइटिंग एंड गोट फाइटिंग वर पॉपुलर। तो वैसे ही ना, अपनी बकरियों को लड़ाना, अपने मुर्गों को लड़ाना, वो सब चीज़ें। गैम्बलिंग को बहुत ऐसे मतलब प्रैक्टिस किया जाता था, बहुत खेलते थे। एंड रेसलिंग बहुत वहाँ पे एंजॉय की जाती थी जवान लोगों के द्वारा। पर रेसलिंग में क्या था, इतनी एक्सटेंड तक होती थी कि दोनों में से कोई एक बंदा मरता था। ये नॉर्मल था कि अगर रेसलिंग करने जा रहे हो तो बहुत सिवियरली, या तो तुम हड्डी पसली बहुत तोड़ाओगे या फिर मर जाओगे, तो ऐसा होता है। Position of women. The status of women in Sangam society was not equal to that of men. The Sangam society considered of different kinds of women. तो हर वुमेन को ऐसा नहीं कि इक्वल राइट्स, नहीं, अलग को अलग। तो जो मैरिड होती थी, जो सेटल्ड होती थी, उन्हें हम कहते थे ड्यूटीफुल हाउसवाइफ्स हैं, जिनको अपने हस्बैंड और बच्चों के लुक आफ्टर करना है, बस ये इनका धर्म है, ये इनका काम है। देयर वर फीमेल एस्ट्रेसेस बिलोंगिंग टू बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस। तो जो मतलब सब कुछ त्याग चुकी हैं, ठीक है, चैस्टिटी वगैरह अपना चुकी हैं, अब उनका कोई भी हस्बैंड वगैरह कुछ नहीं है, बस वो बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन के जैसे कौंडी, अडीगल एंड मनीगरी में चले जा चुके हैं। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ कोर्टसन्स। हाउएवर वुमेन एंजॉयड द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन सोसाइटी एंड अ नंबर ऑफ वुमेन पोइट्स ऑफ द एजेस द प्रूव दैट। मतलब वहाँ पे काफ़ी वुमेन पोइट्स थी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वुमेन जो पढ़ी लिखी तो होती थी, मतलब ऐसा एजुकेशन में कोई ऐसा इतना वो नहीं था। The worship of Kannagi and Patini was perhaps a very early institution and was an extension of the worship of the goddess of chastity, but this seems to have been popular with the Singatuans worship of Kannagi and it spread to distant places। तो ये सब चीज़ें वुमेन की जो थोड़ी इज्जत ज़्यादा बढ़ने लगी जब उन्होंने कन्नगी को पूजा करनी शुरू कर दी थी, और ये सब चीज़ें फिर साउथ श्रीलंका में भी साउथ में फैलने लगी और ऊपर मलवा तक गई। मैरिज। There is little information about the institution of marriage in Sangam age. Later words like Tolakipiyam and Kolavial say that Aryans जो थे, जो आपको बताया था कि उधर से आए थे, तुम पिछली वीडियोस देख लो यार, ठीक है। जो आर्यंस आए थे, जो अफगान वगैरह वाली साइड से आए थे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मैरिज का रिचुअल वगैरह। तो दीज वर्क्स ऑल्सो मैंशन द स्पॉन्टेनियस कमिंग टुगेदर ऑफ द सेक्सेस। दे डिस्टिंग्विश सीक्रेट मैरिज फ्रॉम द ओपन अलायंस कॉन्ट्रैक्टेड विद द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। तो पेरेंट्स का कंसेंट था, मतलब कर लो शादी, सबको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो सब रिवाज नहीं था। They refer to the 8 forms of marriage known to the Sanskrit Dharma Shastras and show great indigeneity in the fitting on the framework of Tamil scheme। तो इकोनॉमी, अब इकोनॉमी ऑफ ड्यूरिंग द संगम एज was simple and self sufficient थी, ठीक है। पीपल वर इंडस्ट्रियस एंड दे बिलीव्ड इन लिविंग वेल्थ। अब वहाँ पे अमीर लोग भी थे और गरीब भी थे, ठीक है। जो अमीर थे वो राजा थे और जो उनके आसपास वाले दरबारी होते थे उनको पैसा काफ़ी मिलता था। जो गरीब होते थे या तो वो फार्म में काम करते थे या फिर उनका फार्म होता था, उतना पैसा नहीं आता था। So the division of social groups into the rich and poor were accepted as natural as poverty was considered the result of past experiment। अब गरीबी को ऐसा नहीं देखा जाता था कि मेहनत करो और वो नहीं, गरीबी को देखा जाता था कि तुमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, या तो तुम्हें पैसा मिलेगा अगर अच्छे किए होंगे, अगर बुरे किए होंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, बस ये, ठीक है। एग्रीकल्चर। Agriculture was the main occupation. The main crop was rice, while the other crops included the cotton, ragi, sugarcane, pepper, ginger, cardamom, turmeric, cinnamon, different kinds of fruit। तो ये सब चीज़ें तुम कहोगे कैसे भाई, केरला वगैरह में तभी तो हम कहते हैं कि हमारा मतलब स्पाइस वगैरह की वहाँ पे फार्मिंग होती है। और
स्पाइसेस वगैरह का ही ट्रेड ज़्यादा होता था. Other occupations. Next to agriculture, spinning and weaving were the most widely practiced crafts. Spinning and weaving of cotton, perhaps also of silk, attained a high degree of perfection. Spinning was a part-time occupation of women. The weaving of complex patterns. तो कॉटन और सिल्क को काफ़ी मेंशन किया, कॉटन एंड सिल्क को, ठीक है. तो एग्रीकल्चर के बाद स्पिनिंग और वीविंग काफ़ी तगड़ा डिमांड में था. द पॉइंट्स मेंशन कॉटन क्लॉथ एज थिन एज द स्किन ऑफ द स्नेक. स्नेक की स्किन होती है ना, उतना पतला कॉटन होता था. और अ क्लाउड ऑफ स्टीम सो फाइनली वोवन दैट द आई, मतलब इतनी बारीकी से उसे ऐसे मतलब स्टिच किया जाता था कि जैसे स्टिच करते हैं ना कोई धागे से करते, तो वो धागा ऐसे अगर तुम देखने बैठो तो नहीं दिखेगा तुम्हें, बीच बीच में तुम उसकी आई साइट ही खो बैठोगे, इतना ज़्यादा बारीक छोटा पतला होता था और उसे ऐसे ऐसे किया जाता था. सो सीजर्स एंड नीडल्स भी नोन थी उस टाइम पे, मतलब वो सब भी होती थी. सो डाइंग वॉज वाइड स्प्रेड एज इंडस्ट्री टू वीविंग. तो मेन क्या था, एग्रीकल्चर, फिर स्पिनिंग और वीविंग. उसके बाद डाइंग होता था. ये क्या है, एंसिलरी. एंसिलरी का मतलब होता है कि कोई चीज़ के साथ ये भी होता था पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना वो चीज़ थी. जैसे कि इसमें वीविंग की बात की गई है, तो स्पिनिंग और वीविंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी डाइंग से, पर डाइंग भी एक इंडस्ट्री छोटी सी थी. शिप बिल्डिंग, मेटल वर्किंग, कारपेंट्री, रूप मेकिंग, ऑर्नामेंटल मेकिंग, टैनिंग एंड मेकिंग ऑफ आइवरी प्रोडक्ट्स वर वाइडली प्रैक्टिस्ड. अब आते हैं ट्रेड. द संगम लिटरेचर इज फुल ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग द कमर्शियल एडवर्टाइज. तो इसमें ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी नॉलेज है, ठीक है, काफ़ी उन्होंने बताया हुआ है अपने बारे में. ट्रेड बोथ इंटरनल एंड फॉरेन में वेल ऑर्गेनाइज्ड. तो ट्रेड होता था कि हम साउथ से नॉर्थ में लेके जाएंगे, वो सब करके जाएंगे और कुछ बाकी देशों को भी बांटेंगे. सब तरीके की ट्रेड थी उस टाइम पे. इंटरनल ट्रेड वॉज ब्रिस्क कैरावन्स ऑफ मर्चेंट्स विद कार्ट्स, मतलब वो जो घोड़े वगैरह पे चलते या कार्ट्स पे जाके वहाँ पे देके आते थे. एंड बाकी तो तुम्हें पता, मैंने तुम्हें कहा ना पॉट्स वगैरह थे वहाँ पे, तो वहाँ पे डॉक्स वगैरह पे, डॉकयार्ड पे आती थी शिप्स वगैरह, वो सब होता है. मोस्ट ऑफ द ट्रेड वॉज कैरी आउट बाय बार्टर. तो बार्टर से किया जाता था. बार्टर सिस्टम क्या होता है कि तुम हमें लेट्स से फॉर एग्जांपल राइस, तो हम तुम्हें आटा देंगे, गेहूँ देंगे या कुछ देंगे, तो पैसे नहीं चलते थे. तुम हमें ये दो, हमें जो चीज़ चाहिए हम तुमसे ले लेंगे इक्वल अमाउंट्स में. तो ऐसा सब, ठीक है. पैडी कॉन्सिडर्ड द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्पेशली इन द रूरल एरिया. सॉल्ट वॉज सोल्ड फॉर पैडी. तो पैडी लो सॉल्ट दो, या सॉल्ट लो पैडी दो, ऐसा सब चलता था. Paddy was sold by mentioning its price in terms of salt. Honey and roots were exchanged for fish oil. There were established market. तो ये सब चीज़ें थी. There was an extensive trade with the foreign countries. According to Sangam literature, Tamil land has certain communities which were in great demand in the foreign market. तो वही मैंने तुम्हें कहा कि स्पाइसेस जो थी वो बाहर की कंट्रीज़ में इतनी नहीं थी भाई, बहुत डिमांड में थी, तो वो यहाँ से लेके जाते थे, ठीक है. अब भी नहीं है वैसे बाहर इतनी. द पोर्ट सिटीज वर द सेंटर ऑफ फॉरेन ट्रेड. बिग शिप्स एंटर द पोर्ट ऑफ पुहार ब्रिंगिंग इन प्रीशियस मर्चेंडाइज फ्रॉम ओवरसीज. द फैमिली ऑफ द रिच मर्चेंट लिव ऑन द अपर फ्लोर्स. तो ऊपर वाले फ्लोर्स पे रहती थी, बाकी जो लोअर्स वाले थे वो नीचे. सलियार इन द पांड्या कंट्रीज एंड बाहर इन चेरा आर काउंटेड मर्सेड इंपॉर्टेंट. तो पोर्ट्स में शिप्स आती थी. शिप्स में जो ऊपर वाले फ्लोर्स पे होते थे वो अमीर लोग रहते थे, ठीक है, टाइटैनिक पे चिल कर रहे होते थे. जो नीचे वाले फ्लोर्स होते थे, क्योंकि वहाँ से बार बार सामान उतारना वगैरह पड़ता था, वहाँ पे लेबरर्स वगैरह को रखा जाता था शिप्स में. बड़ी शिप्स की बात हो रही है. तो द पेरीप्लस ऑफ द रेड सी दैट डिस्क्राइब्स नेविगेशन एंड. तो पेरीप्लस ऑफ रेड सी जो बुक है वो डिस्क्राइब करती है नेविगेशन ट्रेड ऑफ द रोमन एम्पायर. gives information on trade between India and Roman Empire. It mentions the ports of, तो काफ़ी ports का mention किया. The Periplus also mentions Ureia, चोला किंगडम का क्या है कैपिटल, ठीक है, था मतलब अब तो नहीं. All the pearls from the coast were sent to Uriel and exported. It notes further that a great quantity of muslin were made in the region of Andhra. तो मसलिन एक तरीके का फाइबर होता था, वो बनाया जाता था आंध्रा रीजन से, ठीक है, आंध्र प्रदेश है. सो द गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम द रोमन एम्पायर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द तमिल लैंड इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ द ट्रेड. तो रोमन एम्पायर तक इनका जो सामान था वो वहाँ पे पाया जाता है. सो आई होप तुम्हें चैप्टर समझ आ गया होगा, एक बार फिर रीड कर लेना. एंड अगले चैप्टर्स आ रहे हैं, ये #7 days चैलेंज है जिसमें 7 दिन में 8 वीडियोज़ आ रही हैं, 8 या 9, 7 तो आएंगी वैसे, पर अगर ज़्यादा बन गई तो मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है, स्टिक कंटिन्यू रखेंगे. दैट इज इट. अगर तुम्हें कोई और चैप्टर ज़्यादा जल्दी चाहिए rather than these, डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो, आपके लिए तो है. एंड तब तक सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. सो तब तक के लिए चलते हैं. नमस्ते, जय हिंद.